दोस्तों, बीते दिनों सऊदी अरब से निकली एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तस्वीर में सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक साथ खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दोनों के हाथों में समझौते का एक डॉक्यूमेंट है। ये भारत के लिहाज से कतई सही नहीं है और इस्लामिक नाटो की शुरुआत का संकेत है। इस समझौते की शर्त के मुताबिक किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, यानी नाटो स्टाइल में दोनों देश मिलकर हमला करेंगे। कहने वाले कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या। सऊदी अरब ने इजराइल के हमले की आशंका के कारण यह समझौता किया है। दरअसल वो पाकिस्तान के परमाणु बम को अपनी सिक्योरिटी की गारंटी बनाना चाहता है। ये काफी हद तक दोस्तों सही भी है, लेकिन पूरा सही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि अगर भविष्य में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई सैन्य कार्रवाई की तो सऊदी अरब सीधे पाकिस्तान का क्या साथ देगा। यानी जिस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और चीन तुर्की से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ना पड़ा, अब नए हालात में ऐसा हुआ तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ देने लगेगा। और हमारे साथ कौन होगा, इसका जवाब भी जरा सोच लीजिए, कोई नहीं। यानी सालों की इस विदेश नीति के बाद हम नील बटे सन्नाटा वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। गौर कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब कोई भी देश हमारे साथ साफ तौर पर नहीं आया, और अब तो इस्लामिक नाटो तैयार करने की तैयारी हो रही है। और पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क जिसके खाने के लाले हैं, वो इस्लामिक बम के नाम पर उनका मजबूत जोड़ीदार बन गया है। सवाल उठता है कि सऊदी अरब ने यह डील करते वक्त भारत के बारे में जरा भी क्यों नहीं सोचा। ऐसा कहना दरअसल दोस्तों गलत होगा। भारत के सऊदी अरब से हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो मोदी काल में बेहतर ही हुए हैं, खराब नहीं हुए। जानकारी के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो ये दर्शाते हैं कि मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट के देशों को सादे रखने की भरसक कोशिश की है। पहला, पीएम मोदी ने 2014 से लेकर अब तक मिडिल ईस्ट के देशों की तकरीबन 20 से ज्यादा यात्राएं की हैं। इसमें सबसे ज्यादा बार वो यूएई गए, यानी 7 बार, और 3 बार सऊदी अरब गए। इसके अलावा वो कतर, ओमान, बहरीन और ईरान की यात्रा भी कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट वाले दोस्त उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं दोस्तों। और सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज भी चुके हैं। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई दोस्तों? सारे फसाद की जड़ इजराइल है। मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट से संबंध तो बनाए, लेकिन साथ में इजराइल को हद से ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने एक उत्तर दिया जो ये बताता है कि हमने फिलिस्तीन मुद्दे पर उसका पूरी तरह समर्थन करने की नीति छोड़ दी है। और पहली बार जून 2015 में यूएनएचआरसी में इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच के लिए लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत ने एब्सटेन किया, बजाय इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालने के। दिसंबर 2022 में यूएन में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के उल्लंघन को लेकर वोटिंग हुई, भारत ने फिर एब्सटेन किया। जून 2025 में यूएन में गाजा संघर्ष विराम की मांग करते हुए इजराइल की आलोचना वाला प्रस्ताव आया, भारत ने फिर एब्सटेन किया। ये जानते हुए भी कि भारत के करीब 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं और उनमें से सिर्फ 15,000 लोग ही इजराइल में रहते हैं, और हमने इजराइल का हाथ थाम लिया। मिडिल ईस्ट के देश सिर्फ कूटनीतिक रूप से भारत के लिए अहम नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जान लीजिए कि भारत को मिडिल ईस्ट में रहने वाले इन अप्रवासी भारतीयों से हर साल तकरीबन $45 बिलियन की भारी भरकम रकम मिलती है, जो भारत को बाहर से मिलने वाले रेमिटेंस की कुल 40% रकम है। और हाँ, 2023-24 का डाटा देख लीजिए। भारत को यूएई से $23 बिलियन, सऊदी अरब से $12 बिलियन इन अप्रवासी भारतीयों से रेमिटेंस के रूप में मिले। जबकि इजराइल से क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ये भी देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट से भारत हर साल करीब $125 बिलियन का व्यापार करता है। इसमें इजराइल का हिस्सा सिर्फ $1.5 अरब का है। एक और मामला है जो ये बताता है कि हमने मिडिल ईस्ट से मुस्लिम देशों के मुकाबले इजराइल को बेवजह तरजीह देना शुरू कर दिया। भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक में लगातार 3 साल यानी 2023, 2024 और 2025 में इजराइल की निंदा प्रस्ताव या उसके विरोध में कुछ भी कहने से खुद को अलग रखा। जानकारी के लिए बता दें कि एससीओ में रूस, चीन और ईरान जैसे देश शामिल हैं। कहने को तो ये संतुलनकारी रवैया है, लेकिन हमारे दोस्त कौन हैं हमें ये तय तो करना ही पड़ेगा। पर हमने अब लगता है दोस्त बदल लिए हैं। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सऊदी अरब से तेल की खरीद कम हुई, इसलिए भारत के सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ गए। अगर हम सऊदी अरब से तेल के आयात की ये टेबल देख लें तो शायद हमें यह अंदाजा हो जाएगा ये बात भी कोरी गप ही है। ऐसा कोई खास अंतर नजर नहीं आता। साल 2020 में हमने $16 बिलियन का तेल खरीदा, साल 2021 में $22 बिलियन का तेल खरीदा, साल 2022 में $28 बिलियन का तेल खरीदा, साल 2023 में $26 बिलियन का तेल खरीदा और साल 2024 में $22.5 बिलियन का तेल खरीदा। तो अब क्या? मुझे लगता है मिडिल ईस्ट पर फिर से भारत को फोकस करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक नासूर है और उसे जब भी पैसे का बूस्टर मिलता है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद की बेल पसारने लगता है।
और अब उसके पास सऊदी अरब के रूप में पैसों का बैंक है। ट्रंप का मजबूत समर्थन है और चीन की खामोश दोस्ती तो है ही। नमस्कार, मैं अफ्सर अहमद।